नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रघुवीर सिंह सूरजमुखी इंटर कॉलेज नगला बरी मनोना ज्योति खुड़िया मैनपुरी में स्थित है। कॉलेज के प्रबंधक आशुतोष यादव जी से संपादक कुमार गौरव की खास मुलाकात। कॉलेज के प्रबंधक आशुतोष यादव जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कॉलेज के प्रबंधक आशुतोष यादव ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। कॉलेज के प्रबंधक आशुतोष यादव ने कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कॉलेज के प्रबंधक आशुतोष यादव ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे थे एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक आशुतोष यादव ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंधक आशुतोष यादव जी ने कहा कि कॉलेज में बिना माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। प्रबंधक आशुतोष यादव ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी की भी व्यवस्था है। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक क्लास में थी आप? इंटर कितना परसेंटेज मार्क आया? 92.6। इसके लिए क्या क्या मेहनत करी, क्या क्या एफर्ट करने पड़ा? ज्यादा नहीं, बस डेली नियम बनाया था और उसी नियम से चलते रहे, जिस वजह से कितना परसेंटेज बना। विद्यालय परिवार का, आपकी गुरुजनों का क्या सहयोग रहा? सभी टीचर्स का बहुत आशीर्वाद रहा है। उन्होंने बिल्कुल सही गाइडेंस दिया है और उनका आशीर्वाद रहा है। क्या बनना क्या चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना। क्या नाम है? वैष्णवी चौहान। वैष्णवी चौहान। चौहान साहब, ये आप कितने परसेंटेज मार्क आए? 95.5। 95। कैसे संभव हुआ ये हमने बस डेली प्रैक्टिस की थी। जितना हमको पढ़ाया जाता था उतना हम घर जाके डेली रिवाइज करते थे। इस चक्कर में अगर हमारा डेली रूटीन बनता रहेगा तो हमको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विद्यालय परिवार का सहयोग बहुत ज्यादा सहयोग रहा। उन्होंने हमारे हर डाउट को क्लियर किया, हमेशा हमारे साथ रहे। नमस्कार, मैं इस समय जिला मैनपुरी में। मैनपुरी की अगर बात करूं तो एक ऐसे विद्यालय में बैठा हूं जिस विद्यालय का नाम है रघुवीर सिंह सूरजमुखी इंटर कॉलेज, जो कि नगला बरी मनोना में स्थित है, कुरौली के पास। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय और विद्यालय का स्टाफ, विद्यालय का परिवार, मेधावी छात्र, जिन्होंने पिछले हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम दिया और बड़े अच्छे अंकों के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण किया। जिस ग्रामीण और रूरल एरिया में विद्यालय स्थापित है, जिसकी स्थापना हुई थी, जानने का प्रयास करता हूँ किस उद्देश्य के साथ विद्यालय की शुरुआत करी थी और आज इस मुकाम पर पहुंचे तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि शिक्षा क्षेत्र की अगर बात करूं तो एक ऐसा पेंडेमिक रहा हमारे देश में कोरोना काल का, जिस कोरोना काल ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई थी। कोविड के बाद जब नई शुरुआत हुई थी, 1 साल का सेशन पूरा हुआ था। 1 साल के सेशन के बाद ये स्थिति, ये मुकाम हासिल किया है, तो विद्यालय ने कौन कौन क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आपको बधाई, शुभकामनाएं कि कोविड के इतने बड़े पेंडेमिक के बाद आपने 100% परीक्षा परिणाम दिया और 100% रिजल्ट दिया और मेधावी छात्र उत्तीर्ण हुए। किस सोच के साथ आपने विद्यालय की शुरुआत की थी? एक्चुअली मैं बहुत लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा रहा और हायर एजुकेशन से शुरुआत करके बेसिक में और फिर माध्यमिक में जुड़ा मैं, और बहुत सारी प्लानिंग थी कि शहर में चलाना है, यहाँ चलाना है, वहाँ चलाना है, लेकिन चूंकि ये लगा कि ग्रामीण अंचल में जो शिक्षा की स्थिति है वो बदहाल है। शायद बहुत ज्यादा अभिभावक बहुत एक्टिव नहीं है या पढ़ाने वाले कॉलेज जो संचालित कॉलेजेस हैं वहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी खराब है और बच्चों को सही समय और सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो सही मायने में शिक्षा का प्रचार और प्रसार वो ग्रामीण अंचल से ही किया जा सकता है, क्योंकि भारत का जो जीवन है वो गांव में बसता है, इसलिए मैं गांव में आया। अच्छा, एक सवाल और, जैसे एक पेंडेमिक था, पूरी तरीके से शिक्षा प्रणाली बदहाल खत्म हो गई थी, नई शुरुआत, 2 साल का गैप, उसके बाद 100% परिणाम, क्या क्या संघर्ष और क्या क्या
एफर्ट करने पड़े? जी, एक्चुअली मैं डर गया था आफ्टर कोरोना कि क्या होगा। जो एक चेंज ऑफ मूड आया, अभिभावक का भी एक चेंज ऑफ मूड आया, समस्याएँ बहुत लंबी थी। बच्चों में एक वैक्यूम पैदा हो गया। वैक्यूम से मतलब मेरा कि बिल्कुल शून्य पे स्थिति आ गई, क्योंकि बच्चे को जहाँ छोड़ा था, वो और उसके पीछे चला गया। जब बच्चा वापस आया, तो उसको उस स्थिति पर लाना जहाँ मैंने छोड़ा था और उसके आगे बढ़ाना। तो एक नई तरीके के साथ अतिरिक्त क्लास देनी है, बच्चे को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, किस तरह से बच्चे की अटेंडेंस को पूरा करना है, गार्जियंस को फ़ोन करना है, गार्जियंस को कन्विंस करना है कि आप किस तरह से विद्यालय बच्चे को भेजें। जर घर पर ज़रूरी काम है, उनको भी करे बच्चा, लेकिन विद्यालय ज़रूर आए। तो यहाँ एक अलग से कहना चाहिए कि व्यवस्था शुरू की गई, टॉपिक टू टॉपिक, कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाए और उसको कैसे मोटिवेट किया जाए कि नहीं, नहीं, आप कर सकते हो। आप भी ऐसा यू कैन डू इट, आप भी ऐसा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कर सकता है जो 100% टाइम दे रहा है। आप कम टाइम दे पा रहे हो तो भी आप कर सकते हो। और मुझे लगता है कि शायद मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों की सारी स्टाफ की ये लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों ने बहुत मेहनत की। विद्यालय परिवार के जितने भी सदस्य थे बहुत मेहनत की। अभिभावकों ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया। अगर मैंने कुछ कहा उनसे तो उन्होंने मेरी बात को सुना। वापस बच्चों को भेजा, काम पे थे, वहाँ से वापस लाए, लेकिन सुना उन्होंने। मैंने बोर्ड परीक्षा में जितने भी हॉलिडे थे उनको कैंसिल कर दिया। इवन दिन यहाँ तक संडे को भी मैंने विद्यालय को खोला, बच्चों को बुलाया, उनके डाउट्स लिए और डाउट्स क्लियर किए। तब जाके हम इस स्थिति में पहुंचे कि आज हम बड़े गर्व के साथ और ईश्वर को धन्यवाद करते हुए ये कह पा रहे हैं कि हमारे विद्यालय का हाई स्कूल का रिजल्ट 100% रहा, 100% रहा। जी। अच्छा सर, विद्यालय की बात करूं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप लीजिए, बिना टीम मेंबर के पूरी टीम के साथ अगर जी। वर्क नहीं होता तो सफलता जी, हासिल नहीं जी, होती है। जी। एक चैलेंज, एक डिफरेंस की बात कर रहा हूँ आपसे, गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट वित्तविहीन विद्यालयों की। ये आपके साथ आपका विद्यालय का परिवार है, ये वित्तविहीन शिक्षक हैं, सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। जी, जी। एक दिहाड़ी मजदूर की तरह ये लोग विद्यालय में अपना 100% योगदान देते हैं और तब जाके 100% परीक्षा का परिणाम विद्यालय का आता है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक बार शुरुआत हुई थी जी। और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक्चुअली में अगर आप देखें तो बहुतायत में बच्चा सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में इस समय अध्ययन कर रहा है। सरकारी कॉलेजेस में जो बच्चा जाता है वो कम है, सेल्फ फाइनेंस में ज़्यादा, संख्या भी सेल्फ फाइनेंसेस की ज़्यादा है। और फीस, चूँकि फीस का एक टारगेट रहता है या बहुत ज़्यादा फीस वसूली नहीं हो पाती ग्रामीण अंचल में, और अध्यापकों को भी क्या मिल पाए, मेंटेन करना है। चूँकि वो मज़दूर नहीं, वो अध्यापक है, उसको मेंटेन भी करना है, परिवार को चलाना है, सबका भरण-पोषण करना है, तो उतना हम लोग मैनेज नहीं कर पाते जितना वो डिज़र्व करता है। इसमें सरकार को सहायता प्रदान करनी चाहिए। हम मैनेजमेंट तो करता है, सोर्स ऑफ इनकम जो कॉलेजेस की है, उससे वो जितना डिज़र्व करता है उतना नहीं कर पाता है, लेकिन अपना विद्यालय अपना 100% देने का प्रयास करता है। लेकिन अगर सरकार मदद कर दे, तो उनका मनोबल और बढ़ जाएगा और जो रिज़ल्ट आज हम देख रहे हैं, वो और ऊँचा चला जाएगा। वो मेहनत करते हैं, लेकिन और मन से मेहनत करेंगे अगर उनको पारिश्रमिक अच्छा मिले। इसमें सरकार को मदद करनी चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे है, आप प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं। अगर देखा जाए तो आपकी संख्या कम है और प्रधानाचार्य की संख्या ज्यादा है। इसका क्या रीजन क्या है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा और लड़कों की संख्या कम है? पेरेंट्स अपने जो है बेटियों को सुरक्षित समझते हैं, इसलिए हमारे यहाँ भेजते हैं। उनका सब कहना है कि भाई बेटियों पे हम ज़्यादा, यहाँ पे माहौल नहीं है लड़कियों को पढ़ाने का, लेकिन जब से हम लोग यहाँ आए हैं तो लड़कियों की शिक्षा बेहतर मिल रही है, इसलिए लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। क्या लगता है आपको, जो मेधावी छात्राएं जिनकी संख्या ज्यादा है, कहीं ना कहीं सोचा जाए तो संख्या ज्यादा हो गई, इनके लिए इन फ्यूचर क्या सहयोग रहेगा? एक्चुअली में देखिए, दोनों ही क्लासेस में इंटर की हम बात करें तो भी मेधावी दोनों छात्राएं हैं। टॉपर्स जो हैं वो छात्राएं हैं। अगर हम हाई स्कूल की बात करें तो भी टॉपर्स छात्राएं हैं। और जब से हमने कॉलेज स्टार्ट किया यहाँ, तो उस समय तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे याद भी नहीं है क्या स्थिति रही होगी, लेकिन उसके बाद जब से मैंने रनिंग पोजीशन में लाया हूँ कॉलेज को, उस समय उसके बाद लगातार बच्चियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। और कभी-कभी तो ये आया कि क्लास में जाके 70 और 30 का आंकड़ा हो गया। 70 का 30 का आंकड़ा हो गया जाके। एक्चुअली में हम लोगों ने बाहर निकल के गाँव में जाकर, डोर टू डोर जाकर अभिभावक को ये बताया कि नहीं, बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्ची शिक्षित होगी, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी आपकी शिक्षित होगी। बच्ची जब शिक्षित हो जाती है, तो वो कई परिवार को शिक्षित करती है। पीछे अपने मायके को शिक्षित करके जाती है, तो ससुराल को शिक्षित करके आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित कर देती है। तो बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये बात हम लोग समझा पाए अभिभावकों को, इसलिए यहाँ संख्या बच्चों की, लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा। जी। अच्छा, आपका विद्यालय परिवार है
आप शिक्षक हैं दोनों लोग, किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं इस विद्यालय में फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर। जी। कितना समय हो गया? मुझे यहाँ 3 साल हो गए। क्या अचीवमेंट रहा आपका फिजिक्स का जो साइंस का है, वो क्या अचीवमेंट रहा पिछले 3 साल का ऑल ओवर? इस वर्ष जो है हमारे यहाँ बेहतरीन जो मार्क्स है 96 रही है और मिनिमम मार्क्स हो रहे हैं 85 रही आपकी एजुकेशन क्या है? MSc BEd सर। क्या सोचा था, किस सोच के साथ, चूंकि आप विवाह हैं और भी सारे आपके पास ऑप्शंस थे, बट एजुकेशन लाइन को क्यों? ये मैंने इसलिए चुना है कि मैं जितना जानता हूँ उतना बच्चों को दे सकूँ, जैसे बच्चे भी हमसे बेहतर बन सकें। जी। क्या नाम है आपका? मैं सुमित मिश्रा। जी। मिश्रा जी, एक किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री केमिस्ट्री के के कब से पढ़ा रहे हैं, कितना समय? मुझे लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री पढ़ाने का। 11 साल 11 साल से एज पढ़ा रहा कितनी हो गई आपकी? हूँ। मेरी एज वही 28 के समथिंग रही होगी। जब मैं बहुत छोटा था तब से मेरा शौक 28 है में पढ़ाने अगर का। 11 माइनस कर दिया जाए तो 16 के अराउंड रहता है, जी 17। बिल्कुल, बिल्कुल। उस मैं टाइम से स्टार्ट कर दिया था जी पढ़ाना? बिल्कुल बहुत लंबा समय हो गया है और मेरा स्टार्टिंग से ही पैशन था कि मैं टीचिंग लाइन में ही जाना चाहूँगा। ज आप जब मैं लगभग 5th या 6th में रहा होऊँगा, तो मेरी एक हॉबी थी कि मैं छोटे बच्चों को बिठा लिया करता था और उनको जितना मैं जानता था उस वक़्त, उतना उनको टीच करने का प्रयास किया करता था। और ऐसा संकेत थे शायद ये ईश्वर के कि आगे आने वाले समय में मैं एक अध्यापक, एक भावी अध्यापक बन सकूँ और वही मैं कर रहा हूँ आज भी। जी, शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। कहीं ना कहीं एक शुरुआत अगर लगन से की जाए तो 16-17 साल की उम्र में एक शिक्षक के तौर पे शुरुआत करी थी। आज जो अचीवमेंट है वो आप सबके सामने देख सकते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, जी, जिस एरिया में है आप, रूरल एरिया है, किसानों, गरीबों, असहायों के बच्चे आपके यहाँ जुड़े हुए हैं, जो लोग आगे जुलाई तक आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली में हमने एक मुहिम चलाई है शिक्षा की, ये हमारे रोजगार का साधन नहीं है। मैं शहर से गाँव में आया, लोग गाँव से शहर में जाते हैं और मैं शहर से गाँव आया। मैडम ने जॉइन की हुई सर्विस को छोड़ दिया। ये चयन किया कि सर्विस करनी है कि कॉलेज चलाना है। इन्होंने कहा मुझे कॉलेज चलाना है और गाँव में कॉलेज चलाना है ताकि गाँव के बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था हम कर सकें। अगर हमसे अभिभावक जुड़ते हैं, हमारे यहाँ बच्चों को लाते हैं, तो मैं वायदा करता हूँ 100%। मैंने तो पहले गारंटी एजुकेशन की बात भी करी थी, अगर 3 महीने में आपके बच्चे में सुधार हो तो मैं सारे पैसे फीस के वापस करके आपके बच्चे को वापस कर दूँगा। मैं आज भी कहता हूँ, मैं गारंटी एजुकेशन की बात करता हूँ, आप हमारे यहाँ बच्चे को भेजेंगे तो 100% हम सुधार करके देंगे। आप बच्चे को भेजिए कम से कम 75%। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ क्षेत्रवासियों, जो भी मुझको सुने, कि बच्चे को समय दें पढ़ने के लिए, विद्यालय आने के लिए समय दें, घर पर पढ़ने के लिए समय दें। आप देखिए ये बेहतर करेंगे और बेहतर भविष्य बनाएँगे आपका और आगे आने वाली पीढ़ी का। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपको, आपके विद्यालय परिवार को हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।